हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के जो बहुविकल्प के क्वेश्चन हैं अभ्यास प्रश्नों में, उन पर चर्चा करते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है, नारू रोग का रोगजनक क्या है। जैसा कि हमने पाठ में अध्ययन किया था जल में, कि जल के दुष्प्रभाव में हमने देखा था कि एक रोग होता था नारू। पहले के जो समय की बात थी, वहाँ पर हमारे पास में पानी जो गंदा होता था उसके पीने से एक नारू रोग हो जाता था, जिसको बाला रोग भी कहते थे। इस नारू रोग का दूसरा नाम है बाला। जो इसका रोगजनक था वो था ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। हम बात कर रहे हैं नारू रोग के रोगजनक की। तो नारू रोग का जो रोगजनक है, नारू रोग को हम बाला रोग भी कहते हैं। इसका जो रोगजनक था ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस, ये क्या था, एक मादा कर्मी था। यह मादा कर्मी था और यह मनुष्य के शरीर के बाहर, परपोषी के बाहर क्या करता था, जल में अंडे देता था। और जब जल में अंडे देता था, उस जल का जब हम सेवन कर लेते थे तो हमें नारू रोग हो जाता था। तो प्रश्न पूछा नारू रोग के रोगजनक का, तो नारू रोग के रोगजनक का नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस, जो कि एक मादा कर्मी है। यहाँ पर हमें ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नहीं दिया गया है, कर्मी का रूप दिया गया है। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होता है कृमि। पहले प्रश्न का हमारा उत्तर क्या है, नारू रोग का रोगजनक कौन होता है, कृमि होता है, जिसका पूरा जो रोगजनक का नाम है वो है ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। जैसे कि रक्तचाप की बात करें, इसको कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। हमने पहले ही देखा था कि इसको दो रूपों में हम बांटते थे, दो भागों में हम बांटते थे। एक तो था सिस्टोलिक और एक हमने देखा था डायस्टोलिक। देखो, सिस्टोलिक को हमने संकुचन की प्रवस्था कहते थे और डायस्टोलिक को हम शीतलन की प्रवस्था कहते थे। जैसे जो स्पाइक नाम मैनोमीटर होता है, रक्तचाप को मापने वाला एक यंत्र होता है, हमारे हाथ पे लगाया जाता है। तो उसको हम जैसे जैसे पंप करते हैं और मीटर में से एक सुई ऊपर जाती है, तो पंप करने के बाद में जो हमारी जो नस है वो धड़कना बंद कर देती है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। और जो सिस्टोलिक होता है, यानी जो हाई टेम्परेचर पर चला जाता है, नस जिस पॉइंट पे जाना बंद होती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और वो इनमें से जो पॉइंट होता है वो होता है 120। जो मिनिमम स्वस्थ शरीर होता है अपना, उसमें जो मैक्सिमम जाता है वो 120 तक जाता है, 120-130 तक अप्रोक्सीमेटली चला जाता है। फिर जैसे जैसे हम उस वाल्व को लूज करते हैं, तो वाल्व को लूज करने से वापस जो हमारी नस बंद हुई थी वो धड़कना जिस पॉइंट पे चालू होती है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और जो डायस्टोलिक होता है लगभग होता है 80 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य जो रक्तचाप है 120/80 होता है। इसी के साथ जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या है कि तंबाकू किस कुल का पादप है। हमने देखा था तंबाकू जो एक नशीला पदार्थ है। तंबाकू निकोटिना टोबेगम कुल सोलनेसी के पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता था। और हमने देखा था कि लगभग इसमें 1 से 8% एल्कलॉइड पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं तंबाकू किस कुल का पादप है। तो तंबाकू जो है सोलनेसी कुल का पादप है। जो मैंने आपको पूरी लाइन बोली है कि तंबाकू निकोटिना टोबेगम कुल सोलनेसी के पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये जो और कुल हैं, हम जो कक्षा 11 बायोलॉजी में अध्ययन इनका आगे करेंगे कि कौन कौन से कुल होते हैं पौधों के। हमारे पास में जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है। देखिए, मदिरा जो एक नशीले पदार्थों के अंदर आता है, और हमने इसमें पहले ही बात कही थी कि 1 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से बनता है कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है। तो मदिरा का मुख्य घटक क्या है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। तो हमारे पास में जो यहाँ पर उत्तर है वह है मदिरा का मुख्य घटक C2H5OH, एथिल अल्कोहल। अगला जो प्रश्न है वो है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, आयोडीन की कमी से हमारे पास में जो रोग होता है, यहाँ पर देखा है रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन, घेंगा। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इस पार्ट में हमने जब खनिज कुपोषण का अध्ययन किया था, तो खनिज कुपोषण के अंदर हमने आयोडीन का भी अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि आयोडीन की कमी से घेंगा गलगंड रोग होता है, जिससे व्यक्ति का जो गला है वो सूज करके लटक जाता है। तो इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्नों में जो बहुविकल्प के प्रश्न थे वो पूरे होते हैं और जो हमारे आने वाली क्लास है उसमें हम इसके अति लघुतात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे।